आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बहुत दिनों से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है इसको डिस्कस करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एग्जीक्यूटिव ने एक एनजेक लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर से उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये सारा चीज़ हम लोग इशू को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अभी करंट इशू चल रहा है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे अभी देश में एक सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी, ये तीनों को पावर अलग अलग बांट दिया गया है और तीनों का काम अलग अलग है। कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है हमारे यहाँ। लेकिन किस तरह से जुडिशियरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूटिव उसे कंट्रोल करना चाहती है या क्या ये मामला है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, एनजेक वीएस कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? एक 5 मेंबर का एक बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड वो डिसीजन लेती है। उसको देखेंगे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 124(2) एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन सा आर्टिकल में है? 124(2) एंड 217। इसके तहत ये जो भी अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जजेज के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंट्रोल है, दैट इज एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है। लेकिन प्रेसिडेंट आफ्टर कोई भी जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा वो एक कंसल्टेशन वर्ड है। वो कंसल्टेशन किससे लेगा? तो सीजीआई से। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे वो कंसल्ट करके ही लेंगे। लेकिन वो कंसल्टेशन बाइंड नहीं है, दैट इज नॉट बाउंडेड, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड बाय दैट कंसल्टेशन। जो भी रिकमेंडेशन जो दिया जाएगा चीफ जस्टिस के द्वारा, वो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसे मानेंगे ही। इस तरह से संविधान में हमारा चलते आ रहा था। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में संविधान में कोई उसका कानून नहीं है। ये कैसे डेवलप हुआ? तो कॉलेजियम सिस्टम जो ये डेवलप हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण ही, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण ही इवोल्यूशन हुआ है कॉलेजियम सिस्टम का। तो उसको देखेंगे कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो कॉलेजियम सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है ये 3 सुप्रीम कोर्ट का ये द 3 जजेज केस के नाम से इसको जाना जाता है। जब फर्स्ट जजेज केस जो था ये 1981 में आया था, सेकंड जजेज केस जो 1993 में है और थर्ड जजेज केस 1998 में। ये तीनों जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इसके माध्यम से ही कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है। जैसे पहला में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट जजेज केस में क्या हुआ? इट डिक्लेयर्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ द सीजीआई रिकमेंडेशन कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस। जो यहाँ पे चीफ जस्टिस का जो सुझाव है, जो रिकमेंडेशन है, उसको प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो उसको किसी ठोस कारण के वजह से उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। और इस तरह से फर्स्ट जजेज केस में एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दिया गया जुडिशियरी के ऊपर। मतलब एक तरह से जो अपॉइंटमेंट के ऊपर पूरा जो कंट्रोल था एग्जीक्यूटिव को दिया गया था अगले 12 सालों के लिए। लेकिन फिर अगले 12 साल में जब फिर सेकेंड जजेज केस जो 1993 में आया, इसमें कंसल्टेशन को कनकरेंस बताया गया। मतलब जो कंसल्टेशन है, जो इसे कनकरेंस मतलब सहमति, मतलब चीफ जस्टिस का सहमति होना जरूरी है। अब यहीं से कॉलेजियम सिस्टम का शुरुआत होता है। यहीं पे अब बोला गया कि ठीक है, कंसल्टेशन रियली मीन्स कनकरेंस, जो सुझाव है वो सहमति के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन अकेले वो जो सुझाव होगा वो अकेले चीफ जस्टिस का नहीं होगा, उसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उनका भी उसमें उस सुझाव में पार्टिसिपेशन होगा। और इसी तरह से जो थर्ड जजेज केस आया 1998 में, इसमें इसी जो ये 2 सीनियर मोस्ट जजेज का ये जो ग्रुप था इसको एक्सपेंड कर दिया गया और इसमें एक चीफ जस्टिस को रखा गया
और बाकी जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस को रखा गया। मतलब इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम 5 लोगों का एक 5 मेंबर बॉडी है जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेके कौन से जजेस का अपॉइंटमेंट होगा या कौन से जजेस का कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये नाम रिकमेंड करती है सरकार को। तो आई होप आपको ये इवोल्यूशन समझ में आया होगा। अब समस्या क्यों आखिर उठ रहा है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर सवाल आए दिन जो एग्जीक्यूटिव हैं, अभी कुछ दिन पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने भी सवाल उठाया था कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए हैं। इसमें कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं है, इसमें मेरिट के आधार पे रिकमेंडेशन नहीं किया जाता, इसमें बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म नेपोटिज्म को ध्यान में रखा जाता है, जो भाई भतीजावाद जो है, जो क्योंकि अपने लोगों जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं अपने ही जान पहचान के लोगों को या दोस्त के बेटा को इस तरह से नाम को रिकमेंड करते हैं। मतलब उसमें मेरिट को दरकिनार कर दिया जाता है, मेरिट को नहीं देखा जाता है। तो और एक वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से ये 3 जजेज केस था जिससे कॉलेजियम सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था कॉलेजियम सिस्टम। एक चीज़ और यहाँ पे बताएं कि जो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन एक शुरू से एक परंपरा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमेशा जो अपॉइंटमेंट होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट का, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन ये 2 बार ब्रेक हुआ है, एक 1973 में और एक 1975 में। 1973 में अगर हम बात करें तो A.N. रॉय थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जबकि उनके आगे 3 और सीनियर मोस्ट जज थे उनको सुपरसीड करके। और M.H. बेग को 1975 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जो जस्टिस H.R. खन्ना थे उनको सुपरसीड करके। तो इस तरह से हमेशा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ रहता है। और इसी तरह से अब एग्जीक्यूटिव चाहती है कि जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र है ऑफ जजेज, इसमें उनका भी रोल, उनका भी भागीदारी इसमें है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनजेक के बारे में कि एग्जीक्यूटिव ने एक एनजेक लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में हाउ एंड व्हेन वाज द एनजेक एस्टैब्लिश। ये एनजेक क्या है इसके बारे में देखेंगे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक कब और कैसे आया। देखिए एनजेक जो है 2015 में लाया गया था। इससे 2 एक्ट के माध्यम से इसे लाया गया था। जो पहला था एक जो द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, ये जो संविधान में संशोधन किया गया था, जो 99th अमेंडमेंट एक्ट था 2014, ये लाया गया था। ये पहले 13 अगस्त को 13 अगस्त 2014 को लोकसभा से पास कराया गया, फिर 14 अगस्त को राज्यसभा से पास कराया गया, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट से फिर इसको भी पास कराया गया, डेट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 को पास कराया गया कि किस तरह से एनजेक काम करेगा उसको लेकर। और ये दोनों आपका दिसंबर 31 को, अगर हम बात करें दोनों जो पार्लियामेंट से पास हुआ एक बिल, तो दोनों पास होने के बाद दिसंबर 31 2014 को ये प्रेसिडेंट का एसेंट भी इससे मिल गया था। और ये अप्रैल 13 2015 को इट केम इनटू फोर्स, ये लागू हुआ पूर्ण रूप से एनजेक। लेकिन कुछ ही दिनों में इसके ऊपर केस किया गया और फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्यों डिक्लेयर किया गया था उसके पहले समझने के लिए हम लोग एनजेक के कॉम्पोजिशन को समझेंगे कि एनजेक में मतलब कॉलेजियम सिस्टम के जगह पे एनजेक को लाया गया था। जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम 5 मेंबर का बॉडी था जिसमें एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज थे, वो लोग मिलकर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस को डील करते थे। अब यहाँ पे एनजेक आया। एनजेक में कितने लोग थे अब देखिए। एनजेक में एक सीजीआई का एक रखा गया था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो 3 लोग तो जुडिशियरी से यहाँ पे आ गए। फिर एक यूनियन मिनिस्टर का भी इसमें वो स्थान था। एनजेक में यूनियन मिनिस्टर थे और 2 अदर इमिनेंट पर्सन, 2 इमिनेंट पर्सन्स,
और जिनका एज, तो एक सीजीआई हो गए, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 3 लोग ये हो गए, एक यूनियन मिनिस्टर 4 और दे 6 लोग। तो इसमें ये टोटल 6 मेंबर का ये बॉडी था। जिस तरह से कॉलेजियम मेंबर में टोटल 5 मेंबर थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेज, उसी तरह से यहाँ पे एक सीजीआई खुद थे और साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, एक यूनियन मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन। और ये जो 2 एमिनेंट पर्सन थे, इनका जो चुनाव होना था वो एक कमेटी के द्वारा किया जाना था। और उस कमेटी में सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम थे हमारे जो प्रधानमंत्री, और लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये 3 लोगों के द्वारा इन दोनों 2 एमिनेंट पर्सन का चयन करना था। और जिसमें एक जो एमिनेंट पर्सन होगा वो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और विमेन, ये 2 में से एक, कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी और विमेन से होगा। तो इस तरह से ये जो एनजेक था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें 6 मेंबर थे, जिसमें 3 मेंबर जो जुडिशरी से थे। इस तरह से 3 मेंबर जो थे जुडिशरी से, बाकी 1 मेंबर एग्जीक्यूटिव के थे और 2 अदर मेंबर और थे, जिनका किस तरह से सिलेक्शन होना था, सीजीआई, पीएम एंड एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा। तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बोला गया कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि ये बोला गया रीजन कि क्योंकि जुडिशरी जो है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा है। अब किस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यूनियन मिनिस्टर और ये 2 एमिनेंट पर्सन भी हैं, तो इसमें पीएम खुद हैं और लीडर ऑफ ओपोजिशन भी है। तो इस तरह से, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी सवाल ये उठता है कि जैसे एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है हमारे यहाँ, चेक एंड बैलेंस सिस्टम में क्या है कि जो तीनों जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीनों का काम बटा हुआ है, पावर अलग अलग, पावर सेपरेशन ऑफ पावर है तीनों में, लेकिन तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, तीनों एक दूसरे के ऊपर जांच और निरीक्षण कर सकता है कि किस तरह से कोई पावर का मिस यूज या ओवर यूज ना करे। तो इसी से बचने के लिए यहाँ पे जुडिशियरी का ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बिल्कुल ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो उसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और उसमें भी जुडिशियरी का, एग्जीक्यूटिव का उसमें रोल होना चाहिए अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में। जैसे अभी चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अभी कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कमेटी के द्वारा किया गया और उस कमेटी में खुद चीफ जस्टिस भी हैं। तो इलेक्शन जो कमिश्नर है वो भी तो एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसमें भी जुडिशियरी इंटरफेयर कर रही है। तो क्यों ना फिर इसमें भी ये तो एनजेक के माध्यम से एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी को कंट्रोल करे। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आए दिन हो रहा है। सबसे जो मेन मुद्दा है यही कि कॉलेजियम सिस्टम, इसको बहुत लोगों ने माना है कि ये ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं है। इसमें जो भी जजेज अपॉइंटेड जजेज, जो जज है वो खुद 4-5 जज लोग मिलकर जजेज का नियुक्ति करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म हो जाता है। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और इसको आपका एबिलिटी बेस्ड, मेरिट बेस्ड इसको बनाया जाए और इसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एनजेक वीएस कॉलेजियम सिस्टम किस तरह से हमारे अगर देश का जो डेमोक्रेसी अगर इसको मजबूत बनाना है तो जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, तीनों को एक साथ मिल के हम डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये तीनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिस तरह से अभी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हो रहा है, जैसे अभी बहुत सारा जजेज का वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, अभी कॉलेजियम सिस्टम तो रिकमेंड करके भेज देती है यूनियन मिनिस्टर के पास, लेकिन यूनियन मिनिस्टर उसको अपॉइंट उस नाम को फिर प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजते हैं। तो काफ़ी डिले हो रहा है, जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है और ट्रांसफर, उसमें काफ़ी डिले देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा जुडिशियरी प्रभावित होता है, जस्टिस प्रभावित हो रहा है। तो एनजेक काफ़ी बेटर है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको जस्टिफाई भी करेंगे, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है ताकि और जुडिशरी को बेहतर बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और इसे मेरिट बेस्ड बनाया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।